नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में इर्रेशनल नंबर के इंट्रोडक्शन पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन, इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करना है, कैसे ड्रॉ करना है, ये सीखेंगे। और फिर एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 एंड एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में सॉल्व करेंगे। इन सभी टॉपिक्स और क्वेश्चंस का टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप अपने रिक्वायर्ड टॉपिक या क्वेश्चन पर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के बहुत बढ़िया दूसरी तरफ। इर्रेशनल नंबर्स पर बात करने से पहले हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। तो हम लोग ये देख चुके हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स को रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग इन्फिनाइट मैनी रेशनल नंबर्स लोकेट कर सकते हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, 0 एक होल नंबर है, 1 एक नेचुरल नंबर है, 1 एक होल नंबर भी है, 1 एक इंटीजर भी है, 0 भी एक इंटीजर है। अब हमने आपसे कहा कि भाई 0 को ना आप 0/10 लिख दीजिए और 1 को आप 10/10 लिख दीजिए। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो देखी है वो लोग ये बात समझ गए होंगे। देखो, 0/10 का मतलब है 0 × 1/10, वैल्यू आएगी 0, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लिखा वो 0 ही है। ठीक, उसी तरह से 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक, चलो भाई, ये हमने क्यों लिखा, देखना। 0 के बाद क्या आएगा, 1, 1/10 लिख दो। फिर क्या आएगा, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10 और ये 9/10। इसके बाद 10/10 आएगा, जिसकी वैल्यू 1 ही होगी, ये बात हमें पता है। ठीक, तो हमने क्या करा, 0 और 1 के बीच में 9 रेशनल नंबर्स को लोकेट कर दिया। आप सभी लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हमें n नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स लोकेट करने हैं बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, तो हमें क्या करना होगा, n में 1 प्लस कर देना होगा, फिर इसी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना होगा, या हम कहें रेशनल नंबर को n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होगा। यहाँ पर n+1 10 था और इससे हम लोगों ने 9 रेशनल नंबर्स को लोकेट कर दिया। ठीक, चलो एक बार रेशनल नंबर की डेफिनेशन भी रिपीट कर दो। ऑल दोज नंबर्स, बहुत बढ़िया, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q कैन नॉट बी 0 आर नोन एज रेशनल नंबर्स। यह बात सबको पता है। देखो, यहां पर हमने देखा कि नंबर लाइन पर हमने सभी रेशनल नंबर्स को तो लोकेट कर दिया। अब सवाल ये आता है कि जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होंगे वो कैसे नंबर होंगे। अब रेशनल नंबर नहीं होंगे ये कैसे समझना है, तो रेशनल नंबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, p/q की फॉर्म होना पड़ेगा, और q कैन नॉट बी 0। तो ऑल दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन दी फॉर्म ऑफ p/q, बात समझिएगा, यहीं से डेफिनेशन बनेगी। जिन नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख लेंगे वो तो रेशनल हो जाएंगे, जिनको नहीं लिख पाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो इर्रेशनल हो जाएंगे। बस इतनी ही सी डेफिनेशन है, वो इर्रेशनल हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर, बात समझ में आ गई। अब देखना, इसी बात को थोड़ा सा डिटेल में जाके बात करते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं 0, यहाँ पर लिख रहे हैं 1, यहाँ पर लिख रहे हैं 2 और ऐसे आगे हम बढ़ जाएंगे। देखिए, 1 और 0 के बीच में क्या आएगा, बहुत बढ़िया भाई, 0.5 आएगा, उसी तरह से 1.5 आएगा, यहाँ पर 2.5 आएगा। ये तो हो गई डेसिमल वाली फॉर्म। अच्छा, इनको रेशनल नंबर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, 1/2, 3/2 और आगे बोलो, बहुत बढ़िया, 5/2। तो हम लोगों ने क्या करा, वही काम जो अभी तक कर रहे थे, नंबर लाइंस पर रेशनल नंबर को लोकेट करा। ठीक, अब कुछ बातें यहाँ पर आप समझिएगा। हम लोग कुछ बातें ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, आपकी बुक के हिसाब से पढ़ेंगे, जिन पर डिटेल में डिस्कशन आगे आने वाली वीडियोस में होगा और आपकी बुक में भी आगे आने वाली एक्सरसाइजेज में होगा। क्या बातें हैं वो, आप लोगों ने पढ़ा कि इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, जो रेशनल नहीं होते हैं, मतलब ऑल दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो इरेशनल होते हैं। किस तरह के नंबर होते हैं ये, यहाँ पे समझिएगा, √2, √3, √5, √4 नहीं लिखा है, √6, √7,
तो आप देखेंगे कि ये किस तरह के नंबर हैं, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। मतलब √4, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4। √9 ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। जब हम √4 को सॉल्व करेंगे तो +-2 आता है, +-2 आता है। √9 को सॉल्व करेंगे +-3 आता है। तो यहाँ पर हमने परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट्स को नहीं लिखा है। ये नंबर आपके इर्रेशनल नंबर हैं। ये इर्रेशनल नंबर क्यों है, ये प्रूविंग आप क्लास 10th में देखेंगे। जिसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वीडियो देख रहे हैं ना, ये लिंक डाल देंगे, क्लास 10th के लिए है। अगर आपका मन हो देख लेना, वैसे आपको काम नहीं है। जिसको बहुत ज़्यादा इच्छा हो जानने की वो जान सकता है। डिटेल में डिस्कशन आगे आने वाली एक्सरसाइजेज में भी होगा, प्रूविंग नहीं है आपके सिलेबस में। अच्छा भाई देखो, √2, √3, √5 ये नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स हैं। पाई ये वैल्यू भी इर्रेशनल है। अब ये सवाल आता है कि सर रेशनल नंबर को तो हमने क्या बोल रहे हैं, हम रेशनल नंबर्स को तो हमने नंबर लाइन पर लोकेट कर दिया। अब ये इर्रेशनल नंबर्स को कैसे लोकेट करेंगे, क्या ये नंबर लाइन पर आएंगे भी या नहीं आएंगे? तो देखो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल एक उठाते हैं, बहुत सिंपल सा, समझना बात को। √2 की वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर से निकालिए, ठीक है। इसकी वैल्यू शायद 1.414213 ऐसे कुछ करके आती है, ठीक, एग्जैक्ट याद नहीं है, ऐसे कुछ करके आएगी। अब आप लोग यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 या 3 नंबर को कंसीडर कर लीजिए। अगर हम 1.41 को देखें, ठीक, समझने के लिए, तो 1.41, ये 1.41 क्या 1.5 से छोटा है कि नहीं? हाँ सर, 1.5 से छोटा है। क्या ये 1 से बड़ा है कि नहीं? हाँ सर, ये 1 से बड़ा भी है। इसका मतलब ये जो 1.14 है, आगे के नंबर को हम स्किप कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं। तो ये कहाँ पर आ सकता है? तो देखो ये यहाँ पर नहीं आ सकता, 1 और 1.5 के बीच में। बिल्कुल सही बात है, 1 और 1.5 के बीच में कहीं पर ये आ रहा होगा। तो हम लोग एक चीज़ समझ रहे हैं कि जो इर्रेशनल नंबर्स है ना, वो भी कहीं आसमान में नहीं है, वो भी कहाँ है, नंबर लाइन पर ही प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से जो नंबर लाइन है ना, उस पर रेशनल नंबर भी हैं और इर्रेशनल नंबर भी हैं। यानी कि नंबर लाइन पर हर तरह का नंबर है, वो रेशनल भी हो सकता है, वो इर्रेशनल भी हो सकता है। अब ये जो नंबर लाइन है, ये एक तरह कलेक्शन हुई कि नहीं हुई? किनका कलेक्शन हुई? ये कलेक्शन हुई किसका? रेशनल नंबर्स का और इर्रेशनल नंबर्स का। जब इनका ये कलेक्शन हो गई तो इस तरह के कलेक्शन को क्या बोला जाएगा? इस तरह के कलेक्शन को एक नाम दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को कैसे डिफाइन करा जाएगा? ऑल दोज नंबर्स विच आर रेशनल और इर्रेशनल। या हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ, क्या बोल रहे हैं बेटा? रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो यहीं से एक बात और क्लियर हो गई कि नंबर लाइन को हम लोग रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर लाइन। समझ में आ रही है बात या नहीं? हाँ सर, समझ में आ रही है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि नंबर लाइन पर प्रेजेंट होने वाले सभी नंबर्स रियल होते हैं। रियल क्यों होते हैं? क्योंकि या तो वो रेशनल होंगे या वो इर्रेशनल होंगे। ये बात भी समझ में आई। तो इस तरह से एक बात और क्लियर हो गई कि किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट इर्रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, और इसी का वाइसे वर्सा किन्हीं दो इर्रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर्स को लोकेट किया जा सकता है, और किन्हीं दो इर्रेशनल नंबर्स के बीच में इनफिनाइट इर्रेशनल नंबर्स को भी लोकेट किया जा सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि सर आपने तो हमको डायरेक्ट वैल्यू बता दी √2 की, और आपने उसको अप्रॉक्स में ले लिया और हमको बता दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है सर, आप हमको बना कर दिखाइए। ऐसा सवाल आपके मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा हो तो कमेंट में कमेंट करके बताना, या फिर ये मेरी हाइपोथेसिस है कि आप लोग इतना सोच भी पाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ये जो √2, √3, √5 है ना, इसकी वैल्यूज हम आपको बता दें और आप इसको ऐसे लोकेट कर लें, वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होगा। क्यों एक्यूरेट नहीं होगा? बात को समझिएगा। क्योंकि यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर हम लोगों ने इन नंबर्स को स्किप कर दिया, बाद वाले नंबर्स को। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? भाई देखो, पहली बात तो ये डॉट 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 था, मतलब हमको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता थी। दूसरी बात, हमने ये तो स्किप कर ही दिया, हमने सिर्फ 1.41 कंसीडर करा।
जो कि अपने आप में एक्यूरेट नहीं है, तो ये पोजीशन कैसे एक्यूरेट हो जाएगी? इसको एक्यूरेट तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट अगर करना है तो उसको समझने के लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए और आपको पाइथागोरस थ्योरम भी पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। देखो भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये सब आपको पता है। पाइथागोरस थ्योरम भी आपको पता है। ये अगर हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो क्या होता है? सब लोग बोलेंगे भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये सारी बातें आई होप आपको पता होंगी। पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगी। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। या इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं कि द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। बात समझ में आ रही है? देखो, यहां से हमें फोकस करना है, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, बात को समझते जाना, तुम्हें बेस समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो, ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना, ये पता है आपको क्या देगा? ये आपको स्क्वायर रूट देगा। समझना बात को कैसे? इस हाइपोटेन्यूज को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। का मतलब ये हुआ कि हमें इस स्क्वायर रूट की टेंशन तो नहीं लेनी है। ये हमें कौन दे देगा? ये हमें हाइपोटेन्यूज दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी स्क्वायर अवेलेबल है। अब देखो, समझना बात को, इसको लिंक करना है। सपोज हमको √2 को लोकेट करना है नंबर लाइन पर, √2 को, तो हमें फोकस पता है किस पे करना है? हमें फोकस करना है 2 पर। क्यों? क्योंकि रूट तो हमको मिल जाएगा, हमें पता है। अब देखिए, 2 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि जिनका स्क्वायर का सम करने पर हमें 2 मिले। समझ में आ रही बात? यानी हमें सम करना है कोई ऐसे दो नंबर जिनका स्क्वायर हमको 2 दे दे। तो ऐसे दो नंबर हमें पता है 1 और 1 ही है। 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, 2 आएगा। समझिएगा बात को, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2। ये 2 की वैल्यू आएगी किसके इक्वल आनी चाहिए? अभी तक ये बात क्लियर नहीं है, बात को समझना। अगर हम लोग परपेंडिकुलर को 1 ले लें और बेस को भी 1 ले लें, तो 1 और 1, अब ये पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अगर निकालेंगे तो √2 आएगी। समझ में आई बात या नहीं आई? बहुत बढ़िया भाई, समझ में आ गई होगी। तो यहां पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे आ गई? √2 आ गई। यही बात समझनी थी कि रूट कैसे आएगा, कैसे उसको लाया जाएगा। अब देखिए, अगर समझ में ना रहा हो, थोड़ी सी वीडियो पीछे करना और इसको फिर से सुनना। अब हम बात करने जा रहे हैं √3 पर। ड्रॉ भी करेंगे, परेशान ना हो। √3 पर बात करेंगे और उसके बाद फिर इनको ड्रॉ भी करेंगे, ठीक है? देखना, √3 हमने कहा आपसे आपको फोकस करना है नंबर पे। तो यहां पर नंबर क्या है? यहां पर नंबर है 3। 3 को कैसे लिखना है? कोई दो नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनका स्क्वायर करें और फिर जो वैल्यू आए उसको ऐड करें तो हमें 3 मिले। ऐसे कौन से नंबर हैं? देखो, 1 और 2, कोई ना बोल देना ऐसा कि 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। हमें लेना होगा √2। समझ में आ रही है बात या नहीं? हमें लेना होगा √2, क्योंकि √2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा। क्यों गायब होता है पता है आपको? इसमें लगता है एक्सपोनेंट का रूल। कैसे लगता है देखना, √2 की पावर 2, रूट की वैल्यू होती है पावर में 1/2। यहां पर लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 1/2, ब्रैकेट के बाहर 2। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर एक्सपोनेंट का रूल क्या लगेगा? x की पावर m टू दी पावर n, इसका मतलब x की पावर m इंटू n। इसको एक्सपैंड करेंगे 2 की पावर 1/2 इंटू 2, फिर ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये वैल्यू आ जाएगी 2। यहां से ये बात क्लियर हुई कि किसी भी स्क्वायर रूट पर अगर पावर 2 लगी है तो रूट गायब हो जाता है। आगे से हम डायरेक्ट इसी को यूज करेंगे। अब बात को समझिएगा यहाँ पे बहुत ध्यान से। ये पुरानी वैल्यू है, इसको हटा देते हैं। अब ध्यान से समझ लीजिए, हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर की वैल्यू को 1 ही कंसीडर करेंगे।
परपेंडिकुलर को हम लोग हमेशा याद कर लीजिए 1 ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पर बेस हमने √2 ले लिया, तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमेशा 1 लेना है, 1 का स्क्वायर प्लस बेस √2 है तो √2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 मिलेगा जिसकी वैल्यू 3 आएगी। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, बहुत बढ़िया, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √3, और √3 ही चाहिए था हमको। समझ में आ गई बात। तो जो ये वैल्यू आ गई ना, ये √3 आ गई। अभी तक जो बातें करी वो समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ में नहीं आई हो तो टेलीग्राम ग्रुप बना है आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स भी आप ही लोगों के लिए है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इन्हीं नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना सीखते हैं, ठीक है। देखिए ये हमने ले लिया एक स्केल। सपोज हमें √2 को ड्रॉ करना है, जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 भी है, और एग्जाम्पल नंबर 4 में √3 की बात करी गई है। इन दोनों ही बातों को हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे। √2, तो अभी अभी हम लोगों ने √2 को ड्रॉ करने के लिए क्या सीखा कि एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होगा जिसमें परपेंडिकुलर 1 होगा, बेस भी 1 होगा, वहां पर हाइपोटेन्यूज हमको √2 मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो देखिए नंबर लाइन पर आपको क्या करना है, नंबर लाइन पर आपको 1 यूनिट की लेंथ ड्रॉ करनी है। क्या बोला हमने, नंबर लाइन पर आपको 1 यूनिट की लेंथ ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर नहीं बोल रहे, 1 मीटर नहीं बोल रहे, ऑल्दो जब आप अपने स्केल का यूज कर रहे होंगे तो वो यूनिट 1 सेंटीमीटर ही होगी, बट यहाँ पर बी स्पेसिफिक, हम एक जर्नल टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1 यूनिट की लेंथ बनाई। अब इसी पर एक हमने परपेंडिकुलर भी बनाया, समझिएगा बात को, इसी पर एक हमने परपेंडिकुलर भी बनाया जिसकी लेंथ भी 1 यूनिट ही है, परपेंडिकुलर है तो ये वैल्यू 90 डिग्री होगी। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम इन दोनों को मिलाने जा रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो ये जो लेंथ है ना, नाम दे देते हैं ओ, ए और ये बी। तो जो लेंथ ओ बी है ना, ये आप सभी को पता है कितनी होगी, ये सर √2 होगी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये ओ बी जो है वो हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू सर कितनी होगी, इसकी वैल्यू √2 ही होगी। अब आपको करना क्या है, बात समझिएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है अपना कंपास, और फिर क्या करना है, फिर आपको ओ पर रखनी है उसकी निब, किसकी, कंपास की निब ओ पर रखनी है, और ये ओ बी दूसरी निब आपको बी पर लेके जानी है, या आपकी जो पेंसिल है उसको बी पर लेके जाना है। बेसिकली आपको ये लेंथ मेजर करनी है अपने कंपास की हेल्प से। फिर आपको क्या करना है, इसी कंपास को आपको ओ पर रखना है और एक आर्क लगाना है इस लाइन पर। कुछ इस तरह से एक आर्क आप लगा देंगे। जो ये आर्क इस लाइन को जहां पर भी कट करेगा ना बेटा, वही लेंथ, समझ रहे हैं, वही लेंथ आपकी √2 को रिप्रेजेंट कर रही होगी। देखिए कुछ इस तरीके से आर्क आपका आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर बात तो समझ में आ गई। सही बताइए, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं √3 की। इसी पर बात कर लेते हैं। फिगर सही बना है, खराब भी नहीं है और गंदा भी नहीं है। अब थोड़ा सा खराब हो गया था, सही हो गया। लेकिन चलो अब हमें क्या करना है, √3 को ड्रॉ करना है। √3 को ड्रॉ करने के लिए हमने देखा था कि हमें एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर हमेशा 1 लेना है, हमें बेस को लेंगे हम √2, तभी 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर करने पर हमें 1 + 2 वैल्यू 3 मिलेगी। ये हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आएगा, और फिर जब हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू √3 आ जाएगी। ये बात हमने अभी अभी देखी। इसका मतलब ये हुआ कि √3 अगर आपको चाहिए तो आपको √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप √3 बना पाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा था, जो अभी हमने इसी नंबर लाइन पर √2 को मार्क कर लिया। भाई ऐसे आर्क लगाया और √2 को मार्क कर लिया। फिर इस मार्क पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, उसकी लेंथ 1 ले ली, फिर इस ओ को इस पॉइंट से मिला दिया, तो जो लेंथ आएगी वो आपकी √3 हो जाएगी। दूसरा तरीका बेटा क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि आप OB, जो ये आपको OB दिख रहा है ना, यहां से आप इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और उसकी लेंथ लीजिए 1 यूनिट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये लेंथ हो गई 1 यूनिट। अब आपको
परपेंडिकुलर पेयर दिख रहा है, चलिए इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया हमने सी। अब देखिएगा, अगर हम ओ को सी से मिला दें, ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसको सीधा कर लेते हैं। इस ओ को अगर हम सी से मिलाएंगे तो देखिए हम देखते हैं कि हमें फिर से एक ट्रायंगल मिलने लगा। किस तरह का ट्रायंगल है देखना, ये जो ट्रायंगल है इसको हमने ग्रीन पेंट कर दिया है। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, फिगर से ही आपको समझ में आएगा, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि फिगर अच्छा बनाया जाए। ठीक, अब आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ओ बी सी। इस ओ बी सी में समझिएगा बात को, जो ओ बी है वो √2 है, सही है, जो ओ बी है वो √2 है, बी सी जो है वो 1 है। तो ओ सी कितना आएगा, हर कोई चिल्ला चिल्ला के बोलेगा सर ओ सी √3 आ जाएगा, ठीक है ना, √3 आ गया कि नहीं आ गया, हाँ सर आ गया। अब ये बताओ कि इस √3 को अगर नंबर लाइन पर लोकेट करना है तो आपको क्या करना होगा, बहुत बढ़िया, आपको फिर से अपना कंपास उठाना होगा और ओ पर उस कंपास की निब को रख के ये डिस्टेंस ओ सी मेजर करनी होगी और फिर आपको इस लाइन पर ऐसे आर्क लगाना होगा, जिससे क्या होगा कि आपको नंबर लाइन पर √3 की वैल्यू मिलने लगेगी। बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ सर बात समझ में आई। तो इतने डिस्कशन से क्या हुआ कि एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 तो हमने कर लिया। इसी बात को, इसी डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम लोग और कितना डेप्थ में जा सकते हैं, ठीक है ना। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें √4 की, किसकी, √4 की, तो आप सभी लोग बोलेंगे सर √4 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, √4 इज अ रेशनल नंबर। हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है, आप लोग बिना मेहनत के √4 को लोकेट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा अलग अगर सोचें और इसी मेथड को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करें तो क्या हम लोग √4 को लोकेट कर सकते हैं। देखिए देखते हैं, जो हमने सीखा उसी पर बात करते हैं। √4 में हमें फोकस करना है 4 पर। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 1 + √3 का स्क्वायर। अब फिर से वही बात, 1 हमेशा परपेंडिकुलर लेना है, तो इसी ट्रायंगल में बात कर लेते हैं, इसी ट्रायंगल को साफ कर लेते हैं। तो ये हमने ट्रायंगल को साफ कर लिया और यहाँ पर परपेंडिकुलर हमेशा कितना लेना है, 1 लेना है, बहुत बढ़िया। तो √3 क्या लेना होगा, इसका स्क्वायर भी है, √3 हो जाएगा बेस। अब आप लोग बताइए कि हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, सर बिल्कुल आसान सी बात है, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 2। कैसे आएगा, 1 + √3 का स्क्वायर, 1 + 3, ये वैल्यू आएगी 4 और फिर 4 पर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2, यानी ये वैल्यू जो है वो या तो √4 लिखें या हम इसको 2 लिखें, एक ही बात है ना, या इसको हम 2 लिखें। देखिए फिर वही बात, अगर हमें √4 को बनाना है तो हम क्या देखते हैं कि हमें यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, कुछ ऐसा, जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, सर 1 होनी चाहिए, इसको नाम दे देते हैं हम डी। फिर हमें क्या करना होगा, सर वही काम, ओ को डी से मिला देना होगा, ये लो हमने मिला दिया। अब बताओ ओडी कितना आ जाएगा, सर ओडी आ जाएगा √4, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट हो जाएगी, ये आ जाएगा √4। समझ में आई बात या नहीं, हाँ सर समझ में आ रही है। ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल को देखना ध्यान से, ये आपको एक ट्रायंगल मिलने लगा, इस ट्रायंगल में जब आप पाइथागोरस इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको √4 मिलने लगेगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिगर बढ़िया बन रहा है, चलो भाई बहुत बढ़िया। फिगर अच्छा लग रहा हो तो यार लाइक कर दो, ठीक है, मेहनत लग रही है इसमें। ठीक, देखो ओडी की वैल्यू आ गई √4। अब हम कहना क्या चाह रहे थे, पैटर्न देखना। पैटर्न यहाँ पर समझने वाला ये है कि जब हमने √2 देखा तो उसमें देखा हमने इसको लिखा, कैसे लिखा, हमने इसको लिखा 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर और ये वैल्यू आ गई हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर, समझना बात को। ठीक, फिर अगर हम √3 को देखें तो हमने देखा कि 1 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर = हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। फिर हमने देखा √4 को, जहां पर हमने देखा 1 का स्क्वायर, जो कि ये हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा और ये जो दूसरा नंबर है ये हमेशा बेस रहेगा, ठीक है, + √3 का स्क्वायर = हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हमें पैटर्न को देखना है तो क्या हम इस 1 पर रूट नहीं लगा सकते, अगर हम इस 1 पर रूट लगा दें तो हमें पैटर्न बहुत आराम से दिखने लगेगा। क्या पैटर्न है भाई, √2 के लिए हमें चाहिए था √1, √3 के लिए हमें चाहिए था √2, √4 के लिए हमें चाहिए था √3। इसीलिए आपकी किताब में एक लाइन लिखी है कि अगर आपको √n बनाना है, n भी एनी नेचुरल नंबर,
तो आपको रूट n माइनस 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप रूट n बना पाएंगे। ये बात समझ में आए? आपकी बुक की उस लाइन की मीनिंग समझ पाए? देखिए, आप लोग अपनी किताब जरूर पढ़ा करिए, कभी भी किसी इंडिविजुअल टीचर या कोचिंग या क्लास के भरोसे नहीं रहना है। उनसे हेल्प लेनी है, उनसे सीखना भी है, लेकिन खुद से मेहनत करनी है, क्योंकि जो मेहनत आप खुद से करेंगे वो आपको हमेशा याद रहेगी और वही नॉलेज आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करेगी, आपके अंदर पढ़ने की इच्छा पैदा करेगी। तो बुक्स को जरूर रीड करिए, चाहे वो मैथ की ही बुक क्यों ना हो। ठीक है, तो हमने यहां से एक बात समझी कि अगर आपको रूट n ड्रॉ करना है या रूट n को लोकेट करना है तो यू शुड नो द वैल्यू ऑफ रूट n माइनस 1, या आपको रूट n माइनस 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आई? तो अब यहां से हम लोग बढ़ते हैं आगे और हम लोग देख चुके हैं कि रूट 2 और रूट 3 को कैसे हमने ड्रॉ करा। सही है भाई? तो अब चलते हैं हम लोग आगे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है भाई? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है भाई, देख लेते हैं। लिखा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या लिखा है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या बात करी थी हम लोगों ने? हमने बात करी थी नंबर लाइन की, याद है कि नहीं याद है? नंबर लाइन में सभी तरह के नंबर्स होते हैं। कौन कौन से? रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए इनको रियल नंबर लाइन बोला गया था। बोला गया था कि नहीं? इसीलिए इसको रियल नंबर लाइन बोला गया था। रियल नंबर लाइन क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। यहां से ये बात क्लियर हो गई कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों नंबर लाइन पर प्रेजेंट हैं, और जो नंबर्स नंबर लाइन पर प्रेजेंट होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, यानी ये वैल्यू ट्रू है। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर, बात समझ में आई। चलो अगला स्टेटमेंट पढ़ो जल्दी से। अगला स्टेटमेंट लिखा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। देखो ध्यान से समझना, इस बात को डिटेल में समझेंगे। अगर हम लोग, बहुत ध्यान से समझना, अगर हम लोग 2 का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू आती है 4। अगर हम लोग -2 का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी? ऑब्वियसली 4 आएगी। सही है कि नहीं? अब इसी का रेसिप्रोकल या हम कहें इसी का कन्वर्स क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू क्या होगी? आप नहीं कह सकते कि ये +2 से बना है या -2 से बना है। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि जब रूट 4 को सॉल्व किया जाता है या इसकी वैल्यू लिखी जाती है तो +-2 लिखा जाता है। ठीक है, इसीलिए ये प्लस माइनस का साइन आता है। इसी को उल्टी तरीके से समझते हैं, समझिएगा बात को। -4 लिख दिया हमने स्क्वायर रूट के अंदर। क्या लिख दिया? -4 लिख दिया स्क्वायर रूट के अंदर। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए और वैल्यू -4 आ जाए? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए और -4 आ जाए, क्योंकि जैसे ही ये माइनस का साइन 2 बार मल्टीप्लाई होगा ये अपने आप को प्लस कर देगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? हाँ सर, थोड़ी बहुत समझ में आ रही है। देखना, रूट -4 को लिख सकते हैं 4 इंटू -1। ठीक है, अब यहां पर भी एक रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? रूट m इंटू एन। रूट m इंटू एन, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी रूट m इंटू रूट एन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं आपको, ध्यान से सुनते रहा करिए, सब सीख जाएंगे। देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू -1। 4 की तो वैल्यू आपको पता है, +-2 आ जाएगा। और इस वैल्यू का क्या किया जाए? रूट -1 को किस तरह से लिखा जाए? क्या रूट -1 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है? कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है। आप खुद देख लीजिए, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करिएगा, कभी भी -1 नहीं आएगा। इसलिए इस तरह के नंबर्स जिसके स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन होता है, ये नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। क्या नंबर्स कहलाते हैं? इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये सारी कथा हमने आपको क्यों सुनाई, इस पॉइंट पर आइए। देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। ये बात नंबर लाइन पर जरा नेगेटिव इंटीजर्स पर अप्लाई करो। तो क्या -1 को हम रूट में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्या -2 को रूट में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये नंबर रियल नंबर होंगे ही नहीं। और नंबर लाइन पर जो नंबर्स होते हैं वो तो रियल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब ये नंबर्स नहीं लिख सकते हम इस फॉर्म में। सेकंड स्टेटमेंट हो गया आपका
फॉल्स। समझ में आई बात या नहीं? बहुत बढ़िया भाई, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। क्यों भाई, खाली रियल नंबर में इर्रेशनल नंबर ही होते हैं? क्या सभी रियल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते? नहीं सर, रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जहां पर Q 0 के इक्वल नहीं होता है। यानी ये बात क्लियर हो गई कि रियल नंबर में इर्रेशनल नंबर तो होंगे ही होंगे, रेशनल नंबर भी होंगे, और रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। समझ में आ रही है बात या नहीं? बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? आर दी स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। क्या सभी स्क्वायर रूट्स किनका? पॉजिटिव इंटीजर्स का। देख लीजिए भाई, √2, √3, √4, √9, √5, √16 सभी का बोला है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। लिखा है आर दी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। तो भाई √2 इर्रेशनल हाँ है, √3 इर्रेशनल हाँ है, √4 की वैल्यू तो सर 2 होती है, जिसको हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। ये तो P अपॉन Q की फॉर्म है और Q 0 के इक्वल नहीं है। 2 तो रेशनल नंबर है। कंट्राडिक्ट हो गया स्टेटमेंट। क्यों कंट्राडिक्ट हो गया? इसमें तो लिखा है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल में √4 भी आएगा, √9 भी आएगा, जो कि रेशनल नंबर हैं, तो ये तो हो गया फॉल्स। या हम कहें इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नो। सही है ना? अब आगे देखो, लिखा है इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल। तो भाई इन्होंने एक मांगा था, गिव एन एग्जाम्पल, हमने 3 ऑलरेडी लिख दिए। √4, √9, √9 की वैल्यू क्या होती है? +-3, √4 की वैल्यू +-2, √16 की वैल्यू +-4। तो देखो हमने 3 एग्जाम्पल लिख दिए। आप लोग इन्फिनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स बहुत आसानी से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो इसको रिप्रेजेंट करने का देखो 2 तरीके हैं। कैसे रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं? चलते हैं जरा अपने पीछे वाले डिस्कशन पर। एक मेथड तो ये है कि भाई √5 है तो हमें 5 पर फोकस करना है। 5 में हमने देखा कि 1 + √4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर यहाँ से वैल्यू √5 मिलेगी। यहाँ पे क्या करना होगा? √4, फिर यहाँ पे 1 परपेंडिकुलर बनाना होगा, फिर आपको इसको मिलाना होगा और फिर आपको √5 की वैल्यू मिलेगी। आप लोग कहेंगे सर क्या बेवकूफ़ी वाला मेथड बता रहे हैं, है ना? इतना लंबा कौन करेगा सर? 4-4 ट्रायंगल कौन बनाएगा? हम कहेंगे हाँ यार, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हम सिर्फ बता रहे थे कि इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। समझ में आ रही है बात? इस तरह से भी आपको √5 मिल सकता है, बट आप लोगों को एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में आपको अपना टाइम सेव करना है। तो देखिए बात को समझिए, बेसिक वही है अभी भी। 5 को लिखना है 2 ऐसे नंबर्स के स्क्वायर के सम की फॉर्म में कि आपको 5 मिलने लगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 जो कि आपका परपेंडिकुलर होगा और बेस √4 होगा। बेस क्या होगा? √4 होगा। यही बात तो करी। अब यहाँ पर √4 की वैल्यू क्या लिखेंगे? या तो आप +2 लिखिए या आप -2 लिखिए, बट क्योंकि ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस एक लेंथ होती है और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव साइन, तो 4 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 2 और 2 का स्क्वायर। समझ में आई बात? तो परपेंडिकुलर मिला 1 और बेस मिला हमें 2। कहाँ पे चलना होगा? नंबर लाइन पर चलना होगा। ले आते हैं भाई नंबर लाइन पर इसी सवाल को। ड्रॉ करने से पहले फिर से एक बार देख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज पे हमें अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू मिलेगी, परपेंडिकुलर हम हमेशा 1 लेंगे और बेस की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी जिसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 1 + 4 और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √5। यही बात को क्या करना है? ड्रॉ करना है। देखना भाई, अब समझना ध्यान से। 0 से हमने शुरू करा और 2 तक लाइन हमने ड्रॉ करी। दिख रही है आपको? 0 से शुरू करा और 2 तक लाइन ड्रॉ करी। 2 यूनिट बोलिए, 2 सेंटीमीटर बोलिए, आपकी मर्जी है। जर्नल टर्म में हम यूनिट लेकर चलते हैं। अब क्या करना है सर? इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ 1 यूनिट होनी चाहिए। तो देखो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जिसकी लेंथ 1 यूनिट है। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करना होगा सर? इसको आप x ले लीजिए, इसको y ले लीजिए, ये पॉइंट z ले लीजिए।
x को z से मिला दीजिए, ये 2 नहीं है ये z है, ठीक है। x को z से मिला दीजिए। जैसे ही आप x को z से मिलाते हैं सर आपको एक ट्रायंगल दिखेगा, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। आप सभी को भी अब दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया भाई, ध्यान से देख रहे हैं। चलो अब क्या करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस लेंथ को मेजर करना है। किस लेंथ को? एक्स जेड को। क्यों? क्योंकि यही एक्स जेड ही √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों भाई? क्योंकि जो आपका एक्स वाई है वो वैल्यू कितनी है? 2 यूनिट की लेंथ है, ठीक है ना। ये 2 लिखा है, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पे आपका 1 लिखा है, तो ये वैल्यू आपकी √5 आ जाएगी। फिर से आप लोग अपना अपना क्या उठाइए, कंपास उठाइए, एक्स पर उसकी निब को रखिए, एक्स जेड को मेजर करिए। किसको मेजर करना है? एक्स जेड को मेजर करना है, ये लेंथ को। और फिर इस नंबर लाइन पर आपको आर्क लगाना है। कुछ इस तरीके से आपको नंबर लाइन पर एक पॉइंट मिल जाएगा, वही पॉइंट √5 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कहाँ पे? नंबर लाइन पे। इसको आप कोई नाम दे दीजिए, सपोज ए, और आप लिख सकते हैं कि इन दी गिवन फिगर पॉइंट ए इज रिप्रेजेंटिंग √5, ठीक है। ये √5 आपकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई बात या नहीं? चलो भाई बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो ये काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कहाँ पर किया है? बहुत बढ़िया भाई, ये देखिए, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, ये अगर आप और आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको पता है किस तरह का फिगर मिलेगा? कुछ इस तरह का फिगर आपको मिलेगा। समझ में आई बात या नहीं? तो ये जो आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। हमने बनाना सिखा दिया है। कहाँ पर सिखाया है? देखिए वीडियो में, यहाँ पर हमने आपको डिटेल में इसको बनाना सिखा चुके हैं ऑलरेडी। और इसको जब आप कंप्लीट करेंगे तो कुछ ऐसा फिगर आपको मिलेगा। सही है भाई, आप लोग को समझ में आया? अगर कोई भी डाउट रह गया है, टेलीग्राम ग्रुप बना है आपके लिए, कमेंट सेक्शन है आपके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।